हाँ, हेलो। हाँ सर। हेलो आशीष। हाँ सर। तो बोला जाए इस कम टाइम में क्या कर सकते हैं हम लोग। कुछ क्या हेल्प किया जा सकता है। सर पार्टिकल फिजिक्स बचा है सेमेस्टर ये का। हाँ। वही लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर का। एक काम और कीजिए ये ना, सब। एक काम कीजिए। हम ना कल सुबह 8 बजे तक पार्टिकल फिजिक्स टोटली थ्योरेटिकल चीज है, कहीं कोई मैथमेटिक्स नहीं है। उसका हम क्वेश्चन आंसर अभी आज बना लेते हैं, समझे। हाँ। और हम कल तक भेज दे रहे हैं पार्टिकल का। इधर ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, गैगर न्यूटन लॉ एमोस थ्योरी। एंड गामा थ्योरी। ये दो क्वेश्चन। ये तो कॉन्सेप्ट है क्या? ये सब छोटा छोटा है। नहीं, ठीक है। गामा गामा थ्योरी में तो मैथमेटिक्स है, गैगर न्यूटन लॉ में भी मैथमेटिक्स है। और ये हाँ। पार्टिकल हाँ तो फिजिक्स ठीक। टोटली है। एक बार देखते चल जाएगा तो सब याद हो जाएगा। नहीं, जो हाँ। कहिए, हमको कोई विचार नहीं है, मतलब ऐसे भी। अब ये 5 4 5 क्लास, हमारा जो कहना था ना कि क्वेश्चन आंसर सबका भेजते हैं और सब थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक सब जो है वो खोज खोज के करते। मैंने रेंडमली कहीं कहीं से उठाते, जरूरी नहीं कि एक चैप्टर को सीरियली करते हैं हम। नहीं समझे बात। हाँ सर। जैसे उधर क्वांटम का एक दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन हम बता, तीन क्वेश्चन बता देते। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल, और उधर एटॉमिक फिजिक्स में कुछ था, ये सब जीमन इफेक्ट था। वो तीन क्वेश्चन उधर से, और ये जो 5 6 दिन बचा हुआ है इसमें। और पार्टिकल फिजिक्स के लिए लीजिए क्वेश्चन आंसर टोटली थ्योरेटिकल है। और इधर गैगर न्यूट्रल और गामा को बोलिए तो कर देते हैं, नहीं तो जैसा विचार, हम तो पार्टिकल भी लिखना ठीक है पड़ेगा सर, ना। डेमोस्ट्रेट। पार्टिकल फिजिक्स में खाली लिखना है थ्योरी, तो टाइम लगेगा। यस। हाँ सर। तब तक हम वो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप पार्टिकल फिजिक्स का देखिएगा। एक फेमस क्वेश्चन हम हाँ। अब तत्काल लिख दे रहे हैं आपको। हम जब तक नोट्स यस। भेजते हैं क्वेश्चन आंसर, तब तक आप इस क्वेश्चन को एक ठो देखिए। क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है पार्टिकल फिजिक्स में। व्हाट आर एलिमेंट्री पार्टिकल and what are the different types of elementary particle। या यहाँ पर ये भी वर्ड यूज कर सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ये वर्ड भी यूज करता है कभी कभी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। और इसी में पूछेगा फिर व्हाट आर एंटी पार्टिकल। व्हाट आर एंटी पार्टिकल। अब फिर बोलता है इसका एलिमेंट्री पार्टिकल का जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, वो सब कैटेगरी का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना। एक और इसमें देता है व्हाट इज रिजोनेंट पार्टिकल। और डिस्कस इम्पोर्टेंट एलिमेंट्री पार्टिकल इन ईच कैटेगरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सर समझे। एंथैल्पी। हाँ।
आंसर कहाँ पे है? कोई बुक से ही सब टॉपिक टॉपिक टाइप का होगा ना बुक में। हम तो हम तो सजा के देंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम कोई बुक उठाएंगे, अब ये सब बात को कि जिस जिस बुक का हमको अच्छा लगेगा वो सब सजा के हम क्वेश्चन आंसर टाइप से आपको आज कर देते हैं सजा के, है ना। यस। तब तक आप इसको स्टडी कीजिए कुछ कुछ बुक से। तो बुक नहीं लिए थे। कोई भी न्यूक्लियर का नहीं है बुक। मैं तो बुक नहीं ले पाए तो अच्छा, टाइम। हम भेज देते हैं आज, और हमको टाइम दीजिए ना, हम आज भेज देते हैं। यस। तो अचानक निकाल दिया ना डेट। आश्चर्य लग रहा है कि नहीं आप लोग को, बताइए। हाँ सर, 12 तारीख को लास्ट डेट है, फिर 6 दिन बाद कर दिया एग्जाम। बताइए, चार पांच सत्रह दिन तारीख में, 4-5 दिन लास्ट डेट में मतलब। हमको लगता है ना राज्यपाल तरफ से कुछ हुआ है हाई अल्टीमेटम इस मैटर को लेके। हाँ सर, एमएससी का भी एग्जाम का मतलब रिजल्ट आ हाँ, गया। राज्यपाल तरफ से मतलब अल्टीमेटम कि पड़ा है, डोज पड़ा है। सुने थे कि बोला था ये को, मतलब जल्दी जल्दी आज ही रिजल्ट निकाला, मतलब एमएससी वाला था। चलो एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। व्हाट आर कॉस्मिक रे एंड व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रे। प्राइमरी एंड, टोटली थ्योरेटिकल फिजिक्स है ये। हम क्वेश्चन आंसर आंसर बना के क्वेश्चन आंसर आपको दे देते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रे। और जब ये कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा, एक दो ठो बात और पूछता है या अलग से भी पूछ सकता है। एल्टीट्यूड इफेक्ट इन कॉस्मिक रे, एक्सप्लेन एल्टीट्यूड इफेक्ट इन कॉस्मिक रे। तो आज तब तक इसको देखिए, और हम इस ये पढ़ाने वाला बात नहीं है, ये तो नोट्स भी देखिएगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कर लो अभी क्लास के बाद। सर नोट हाँ, भेज रहे हैं। हम बना देते हैं, आज बना देते हैं, टाइम 1-2-3 घंटा लगेगा हमको, आज कर देते हैं। ठीक है, हाँ कर देते हैं। चलिए ना, इसको पढ़िए। क्या करना था, गाइगर न्यूटन लॉ ना। गेमोस थ्योरी और गाइडर। अच्छा, गाउमो थ्योरी, हाँ ये दो, तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए पहले। वो उसको, एक क्लास का चीज है बहुत लंबा, ये छोटा सा है, आज ये हो जाएगा। और वो उसमें है कुछ बात सब है, बहुत बहुत समझना है उसको, हम लोग कल करते हैं उस क्वेश्चन को। आज इसको देखिए, ये रिलेटेड है गाइगर न्यूटन लॉ, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। कहाँ गया मोबाइल, दे दिए, चलो हटो ना तुम यहाँ से। देखो, रेंज ऑफ अल्फा बार पहले ये डिफाइन करने देता है गाइगर न्यूटन लॉ, जब भी पूछेगा तो ऐसा है कि अल्फा पार्टिकल में ये प्रॉपर्टी होता है गैस को आयोनाइज करने का। इट हैज अल्फा पार्टिकल हैज प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजिंग गैस।
जब अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे गैस में, तो ये गैसियस मोलिक्यूल को आयोनाइज करता है और ये अपना एनर्जी को लॉस करते रहता है। जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगा ये अपना एनर्जी लॉस करेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा तो स्वाभाविक है ये स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन तो कब तक, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अल्फा पार्टिकल है, कौन डिस्टेंस ट्रेवल, जब तक आयोनाइज करते रहा गैसियस मॉलिक्यूल को। और जब इस अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इतना कम हो जाएगा कि गैसियस पार्टिकल को आयोनाइज करना बंद कर देगा। गैसियस मॉलिक्यूल का भी अपना एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, उसके एटम को आयोनाइज करना है तो एटलीस्ट इतना काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल उससे टकराएगा तब वो आयोनाइज होगा। उसको हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होके गैसियस एटम के आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, तो फिर वो उसको आयोनाइज करना बंद कर देता है। तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अल्फा पार्टिकल, वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। समझे बात? ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ ठीक। तो चलो यही सब बात को यहाँ पर लिखना है। फिर से एक बार बोल देते हैं, जब अल्फा पार्टिकल को गैस में प्रोजेक्ट करेंगे तो अल्फा पार्टिकल गैसियस एटम को आयोनाइज करेगा, और आयोनाइज करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। जब इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होके गैस के एटम के आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो फिर उस गैसियस एटम को आयोनाइज करना बंद कर देगा वो। तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया अल्फा पार्टिकल, वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका रेंज बोलते, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो लिखो, एज द अल्फा पार्टिकल as the alpha particle pass through gas, their energy, कौन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी decreases by ionizing the gaseous atom. Hence, they slow down. This process will continue. This process will continue till the kinetic energy of alpha particle falls below the ionization potential of gaseous atom. आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स क्या, वह मिनिमम एनर्जी जो हम लोग एटम को देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा, उस मिनिमम एनर्जी को उस एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अल्फा पार्टिकल, thus distance traveled alpha particle to arrive kinetic energy less than ionization potential, मतलब इनिशियल जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो एटम को आयोनाइज करने में लग रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एटम को, तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होके आयोनाइजेशन पोटेंशियल
गैसियस एटम के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कम हो जाएगा या उसके बराबर, तब तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इज कॉल्ड रेंज, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। उसके बाद क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो रेस्ट में नहीं आ जाएगा, रेस्ट में नहीं बोलना चाहिए उसको। उसके बाद वो दूगो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके और न्यूट्रल हीलियम एटम बन जाता है, वो हीलियम गैस बन जाता है। अल्फा पार्टिकल को हीलियम से डिनोट कर दो, नहीं, हीलियम +2 से डिनोट करते हैं इसको। हीलियम के ऊपर +2 दो ठो चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। ये आयन है, इस पर चार्ज है इसमें। तो ये जब इसका काइनेटिक एनर्जी गैस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर या कम पर आ जाता है, तो फिर ये दूगो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके, और ये कैप्चर करेगा दूगो इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक न्यूट्रल हीलियम एटम बन जाएगा, एक गैस बन जाएगा। खैर उसके बाद की बात हम लोग को नहीं करना है। अच्छा, इसका जो रेंज है सेंटीमीटर यूनिट में मेजर किया जाता है, यूनिट ऑफ रेंज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। लेकिन उस समय एक एक्सटर्नल फैक्टर भी है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए, टेम्परेचर, ये डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हो अल्फा पार्टिकल का, उसमें गैस का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक्सटर्नल कंडीशन है। तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कम काइनेटिक एनर्जी पर पहुंचने में, तो ये इसको इसका रेंज बोलते हैं। फिर है किस बात पर डिपेंड करता है रेंज, फैक्टर ऑन विच रेंज विल डिपेंड, द फैक्टर ऑन विच रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल विल डिपेंड, ये 3 चीज पर डिपेंड करेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था अल्फा पार्टिकल का, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। दूसरा, उस गैस के एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैस, गैस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इसका रेंज कम होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी आयोनाइज करने में यूज होगा, तो कम ही दूर तक जाएगा ये। और तीसरा है वो गैस प्रेशर, ये जो एक्सटर्नल कंडीशन है, ये एक्सटर्नल कंडीशन प्रेशर पर डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ गैस। तो ये तो था, लेकिन यहां पर गाइगर न्यूटन लॉ क्या है इसके लिए, ये रेंज के लिए ही कंसेप्ट दिया है गाइगर, जिसको हम लोग गाइगर न्यूटन लॉ नाम से, गाइगर न्यूटन का कंसेप्ट अलग है, अब गाइगर का उसमें एक फॉर्मूला को यूज किया गया है। तो गाइगर गाइगर क्या किया, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा होगा, तो उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट क्या है, डीके कांस्टेंट लेमडा, लेमडा से जिसको डिनोट करते थे। तो अब बात करें हम लोग गाइगर न्यूटन लॉ। ये किस चीज के लिए है, इट गिव्स एन इंपीरिकल फॉर्मूला फॉर द रिलेशन between range of alpha particle
एंड डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट को दैट इज लेमडा से डिनोट करते हैं इसको। इसके बीच एक रिलेशन दिया, और डीके कांस्टेंट का तो समझो हाफ लाइफ के लिए भी रिलेशन दिया। हाफ लाइफ टाइम पीरियड सब निकालते थे, और वो इंपिरिकल फॉर्मूला है लॉग लेमडा इक्वल टू ए प्लस बी लॉग आर अल्फा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके ये रिलेशंस दिया गया है। लेमडा डी के कांस्टेंट ये दिया गया है बाय गाइगर। न्यूटन का काम अभी आगे कर रहे हैं इसमें हम लोग, जिसमें ए एंड बी कांस्टेंट है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, जिसमें बी का जो वैल्यू है ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए सेम है। बी इज सेम फॉर ईच रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जिस किसी से भी अल्फा निकल रहा हो, यूरेनियम से निकलता है अल्फा। तीन गो सीरीज है ना रेडियो एक्टिव सीरीज, यूरेनियम सीरीज, थोरियम सीरीज एंड एक्टिनियम सीरीज। तो उसमें अल्फा बीटा गामा रे का एक सीरीज है कि अल्फा निकला तो क्या बना, फिर बीटा निकलेगा, तो एक सीरीज पहले कभी देखे होंगे। सभी के लिए बी का वैल्यू सेम होता है, जबकि ए का वैल्यू डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा। while A is different for different radioactive element। और इसमें क्या ऑब्जर्व किया गैगर कि जो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब, आवाज भी जा रहा है आप लोग को दोबारा का? नो सर। आ, आ, नो। नो सर। कोई लेडी? ठीक है, ये इंपिरिकल फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करके ये फॉर्मूला दिया गया है, और इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्मूला, अब जा रहा है आवाज? आ रहा है। आ रहा है ना? एक मिनट रुकिए। प्रियांशु, प्रियांशु, माइक लो तो उधर से, माइक माइक इधर। आ रहा है। रुक जाइए, माइक लगाने दीजिए, वो छान देगा बाहरी आवाज को। तत्काल लिखो, इतना नहीं मिला कैमरा वाला में होगा। और यहीं लगा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हटो ना। लिखिए, एंड ही ऑब्जर्व दैट long lived radioactive एलिमेंट या न्यूक्लियस। लॉन्ग लिव्ड मतलब क्या? जिसका डीके कांस्टेंट
कम हो, यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जिसका स्मॉल होगा वो ज्यादा दिन तक रहेगा। लॉन्ग लिव्ड मतलब ये ज्यादा दिन तक रहना। दैट इज, आप इसको ये समझेंगे, हुज डीके कांस्टेंट विल बी स्मॉलर। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, डीके कांस्टेंट को। तो वो लंबा समय तक रहेगा। तो लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लियस है जिसका डीके कांस्टेंट कम होता है, उससे जो अल्फा पार्टिकल निकलता है उसका एनर्जी भी कम होता है। एनर्जी कम होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो उसका रेंज भी कम होता है। तो कॉमा देके यहां लिखना, लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैज या इमिट लीस्ट इनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, while short lived nucleus, शॉर्ट लिव न्यूक्लियस मीन्स जिसका लेमडा ज्यादा हो, डीके कांस्टेंट ज्यादा हो, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा हो, तो स्वाभाविक है वो कम ही उसका लाइफ रहेगा। उसको शॉर्ट लिव्ड न्यूक्लियस बोलेंगे। दैट ब्रैकेट में लिख देना, हुज लेमडा इज हाई या लार्ज, हुज लेमडा इज लार्ज, डीके कांस्टेंट लार्ज। तो जिसका लेमडा ज्यादा है उससे जो अल्फा पार्टिकल निकलता है वो हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल निकलता है, इमिट हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग कॉमन सेंस है, जो कम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा उसका रेंज कम होगा, जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इमिट होगा जिस न्यूक्लियस से अल्फा पर, उसका रेंज ज्यादा होगा। ये तो एनर्जी के बेसिस पर देखा था कि रेंज ज्यादा है कम है। तो हेंस हेंस ये रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल emitted from long-lived nucleus is small and emitted from short-lived nucleus is large ना। जिससे लार्ज काइनेटिक एनर्जी से निकला तो उसमें रेंज भी ज्यादा होगा क्या। ये तो लेकिन ये गाइगर तो लेमडा और आर में रिलेशंस दिया है, लेमडा और आर में, लेकिन इनिशियली देखा गया था आर और एनर्जी में रिलेशन, रेंज एंड एनर्जी में रिलेशन एक्सपेरिमेंटली पता चला। तो लेकिन गाइगर क्या किया, लेमडा और रेंज में रिलेशन निकाला। इनिशियली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था कि एनर्जी जिसका ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उसका आर ज्यादा होगा, उसमें रिलेशन दिया गया था आर और एनर्जी में। ये दिया था कौन, तो ये न्यूटल, ये नोटल दिया था। सॉरी, ये उल्टा हम लोग कर रहे हैं, ये है न्यूटल का ये रिलेशन, गाइगर का हम लोग को अब करना है। अकॉर्डिंग टू गाइगर, अकॉर्डिंग टू गाइगर जो रेंज जो होता है वो वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी का क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है। ये गाइगर लॉ है, इसको गाइगर लॉ बोलेंगे।
the range of alpha particle is directly proportional to VQ. V is the velocity of alpha particle. VQ यानी R अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू VQ. बट आप जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो यहां से ये हो जाएगा हाफ mv² है काइनेटिक एनर्जी, तो इसको आप इस तरह से रिलेट करो. यहाँ भी क्यू चाहिए हमको, तो भी बराबर हो जाएगा कितना, 2e/m का पावर हाफ हो जाएगा भी बराबर. अब भी को इस आर अल्फा में पुट कर देंगे, भी को आर अल्फा में पुट कर दोगे तो आर अल्फा जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, यहाँ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ एज्यूम कर लिया जाता है. पहले ये लिखिए, ये हो जाएगा 2e/m का पावर 3/2. दैट इज आर अल्फा इज, that is R alpha is proportional to e to the power 3/2. और यहां का ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कुछ मान लो, यहां पर कुछ प्रोपोर्शनल, लेकिन हम लोग को इसको ले जाके पुट करना है वो नोटल लॉ में. इसलिए फ्रॉम नोटल लॉ वहां था लॉग लेमडा. अच्छा, ये 10 बेस लेमडा में, 10 बेस में है a+b लॉग r था, r अल्फा, और r अल्फा की जगह ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे e टू दी पावर 3/2. लॉग लगाते हुए इसमें लॉग लगा देना, पहले ही लॉग लगा लो. तो लॉग r अल्फा जो होगा यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, 3/2e का. तो वो सब सब्स्टिट्यूशन इसमें कर देंगे, ये कांस्टेंट में चेंजिंग आएगा. अब ए नहीं रहेगा, एक नया कांस्टेंट a', बी भी बी नहीं रहेगा, एक न्यू कांस्टेंट b', क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सब भी आना है. मेन फैक्टर है यहाँ पर ये ई आ जाएगा. तो यहां से देखो, ये जो डी के कांस्टेंट है उसके काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली बढ़ती, ये हुआ गाइगर लॉ. गाइगर लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ गाइगर लॉ, इसको बोलते हैं गाइगर न्यूटन लॉ. दोनों का कॉम्बिनेशन है ये. तो चलो, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जब भी ये गाइगर न्यूटन लॉ पूछेगा तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछेगा. हम लोग मेन क्वेश्चन है, हेलो कटन है? नहीं, नो सर। कितना बचा हुआ है टाइम? अच्छा, फिर से कट. कितना बचा हुआ है? क्योंकि इसमें नहीं दिखता है, जब स्क्रीन हम फुल कर देते हैं ना तो उसका कुछ पता नहीं चलते रहता है. 1:55 बचा हुआ है, 2 मिनट बचा हुआ है. तो चलो तब तक स्टार्ट करें, 2 मिनट है बचा हुआ. हम लोग मेन क्वेश्चन स्टार्ट करें, गाउमो थ्योरी ऑफ अल्फा इमिशन. कुछ बात हम लोग पिछले क्लास में किया था, वो सब बात भी लिखना. अल्फा पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक को लिखना कि इट ओबे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन. ये सब बात तो मेंशन करना ही है. कौन एलिमेंट अल्फा पार्टिकल इमिट करता है ये बात लिखना. फिर थोड़ा सा वो डिस्कस करना कि प्रोटॉन ही क्यों नहीं निकला, अल्फा ही क्यों निकला. तो उसका काउज था कि प्रोटॉन को निकलने के लिए उतना काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है.
लेकिन जब अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियस में, तो जो बाइंडिंग एनर्जी डेवलप होता है, बाइंडिंग एनर्जी टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो तब जाके वो अल्फा पार्टिकल में सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होता है उससे निकलने का। लेकिन फिर बाद में वो भी रूल्स फेल जब तो यहाँ पर